Hello students, today we are going to discuss balance of payments always balances. भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है. This statement is totally correct from the view of the principles of accountancy. भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है. यह कथन लेखा शास्त्रीय सिद्धांतों की दृष्टि से पूर्णतः सही है, क्योंकि भुगतान संतुलन विवरण लेखे की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक सौदे की नाम व जमा यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट दो प्रविष्टियां होती है और ये दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होती है. इसलिए एक लेखे अथवा खाते के रूप में भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है. To understand the code, the balance of payment always remain balances. Following point should be clearly kept in view. Number 1, balance of current account may be either favorable or unfavorable. भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है. इसको समझने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट रूप से ध्यान में होने चाहिए. उसमें पहला है, चालू खाते का शेष अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है. चालू खाते को यानी कि करंट अकाउंट को हमने पहले भी डिस्कस किया था. चालू खाते में हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड के विजिबल और इनविजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आते हैं. तो अनुकूल और प्रतिकूल ये भी हमने डिस्कस किया था. चालू खाता अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है. अनुकूल होने का मतलब तो ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, यानी कि रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है. और प्रतिकूल होने में इसका जस्ट विपरीत. तो ये है कि दोनों हो सकता है, यानी कि इम्बैलेंस हो सकता है, इसमें फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकता है. सेकेंड पॉइंट इज when favorable balance exists in current account, either loans are provided to foreign countries or gold is important. चालू खाते में अनुकूल शेष होने पर विदेशों को ऋण दिया जाता है अथवा स्वर्ण का आयात किया जाता है. देखो, करंट अकाउंट अगर फेवरेबल है इसका मतलब क्या, हमारे पास रिसिप्ट ज़्यादा है, हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स हमारे क्या हैं, कम है, यानी कि पेमेंट कम है. तो फेवरेबल है. अब यानी कि हमारे पास में एक्सेस पैसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सेस पैसे को या तो हम फॉरेन में लोन दे सकते हैं. तो लोन देंगे तो हमारे यहाँ से पैसा चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. और यह एक अलग बात है कि वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, अर्निंग होगा, लेकिन हमने हमारे एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बैलेंस कर दिया. ठीक है. या हमारे पास एक्स्ट्रा, जैसे भी घर में भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा, तो हम क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते. सपोज़ आपने गोल्ड ख़रीदा तो आपके पास क्या आ गया, गोल्ड आ गया और पैसा आपके पास से चला गया. ठीक है ना, वो उसका रूप चेंज हो गया. अब आपके पास में पैसा ना रह के गोल्ड पड़ा है. तो अगर करंट अकाउंट फेवरेबल है, आपकी रिसिप्ट्स ज़्यादा है, तो यू कैन प्रोवाइड लोन्स टू फॉरेन कंट्रीज़. तो आपके यहाँ से पैसा जा रहा है. और यू कैन परचेज और इम्पोर्ट गोल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज़. तो गोल्ड आपके पास आ गया एंड यू आर पेइंग. तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो गया. ठीक है ना, बराबर हो गया. थर्ड पॉइंट है, व्हेन द करंट अकाउंट हैज़ अनफेवरेबल बैलेंस, either loans are taken from foreign countries or else gold is exported. अब जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि अगर करंट अकाउंट अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, तो उसमें क्या होगा, प्रतिकूल होने का मतलब ही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है. एक्सपोर्ट्स कम होने का मतलब कि हमारी रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट्स ज़्यादा है. तो अब इसको बैलेंस करना है. पेमेंट ज़्यादा, रिसिप्ट कम है, तो पेमेंट कैसे करेंगे हम, तो लोन लेके करेंगे. तो या तो हम विदेशी से लोन देंगे, या अभी हमारे घर में भी कोई समस्या है, मान लो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, तो या तो हम किसी से लोन लेंगे, उधार लेंगे, या हमारे पास में जो बचा हुआ उसको हमें बेचना पड़ता है, विच में भी गोल्ड या कोई एसेट्स हो सकती है. तो इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर अनफेवरेबल करंट अकाउंट का बैलेंस है, इट मीन्स हमारी रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट्स ज़्यादा है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे, या हमारे जो गोल्ड का रिज़र्व है उसको हम बेच देंगे. बेचने से हमारे पास में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, रिसिप्ट्स बढ़ जाएगी. तो पेमेंट और रिसिप्ट इक्वल हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है,
Balance of payment always remain balanced as a result of adjustment effect due to the condition of current account, short-term investment in capital accounts, foreign loans or movement of gold. Hence, this statement is correct. चालू खाते की स्थितियों और पूंजी खाते में अल्पकालीन विनियोग, विदेशी ऋणों या स्वर्ण के आवागमन से होने वाले समायोजन प्रभाव के फलस्वरूप भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, अतः यह कथन सही है। अभी हमने देखा कि चालू खाता या तो प्रतिकूल या अनुकूल हो सकता है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। अनुकूल होने की दशा में हम क्या करेंगे, विदेशियों को ऋण देंगे या स्वर्ण का आयात करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसके विपरीत चालू खाते में प्रतिकूल शेष होने पर, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस होने पर हम क्या करेंगे, विदेशों से लोन ले लेंगे या गोल्ड को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाता है। या फिर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ये भी एक तरीका है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस, तो आपको ये पूरे पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे कि इस कारण से, चूँकि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, एक तरफ डेबिट होता है एक तरफ क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट अकाउंटेंसी के रूल्स पे ये होता है, इसलिए इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस। थैंक यू।